नेक्स्ट आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मेथड है। ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले आइसोलेशन एंड सिलेक्शन होती है डिसाइड जीन्स की। नेक्स्ट होती है सिलेक्शन ऑफ कैरियर डीएनए मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद नेक्स्ट होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय अटैचिंग द डिसाइड जीन सेगमेंट टू ए कैरियर डीएनए मॉलिक्यूल्स। एंड लास्ट होती है आपकी ट्रांसफरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू न्यूट्रिशन एफर्ट। ये सारी हम स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले आती है वांछित डीएनए खंड अथवा जो जीन होते हैं ना उनके विलंगन एवं वरण की प्रोसेस। इनमें क्या होती है, वैसे इतनी आसानी से तो नहीं है, पर ये प्रोसेस हम अपनी कोशिका से डीएनए निकाले और उसमें इंसुलिन बनाने वाला जो जीन निकाल ले तो इतना इजी भी नहीं होता है। तो मान लेते हैं हम इंसुलिन बनाने वाला हमें जीन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ह्यूमंस की जो सेल्स होती हैं उसमें से डीएनए निकालेंगे और उस डीएनए को पहचानेंगे कि इनमें से कौन से इंसुलिन का डीएनए अणु है। यदि हम पौधों की कोशिकाओं की बात करें तो उसकी कोशिका भित्ति जो होती है उसके अंदर उसका न्यूक्लियस होता है और उसमें उसका डीएनए होता है। साथ ही साथ आरएनए भी प्रेजेंस होती है, उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। अब हम कैसे केवल डीएनए को ही निकाले, तब इसके सीक्वेंस प्रोसेस है। पहले हम कोशिका भित्ति को क्या करते हैं, डिग्रेड करेंगे और उसके अंदर के जितने भी संपूर्ण पार्ट होते हैं उनको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। साथ ही साथ उस प्रोटोप्लास्ट को हम एक जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है ना उसके द्वारा बहुत तेजी से घुमाते हैं और उसी मतलब वो वाली प्रोसेस को हम उपकेंद्रण कहते हैं, जिसके द्वारा हम इन चीजों को अलग कर सकते हैं। या अलग करने के बाद हमें जो लिक्विड मिलती है उसमें हमें डीएनए भी पाया जाता है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, आरएनए भी रहेगा, कार्बोहाइड्रेट भी, लिपिड भी। हम चाह रहे हैं कि हमें शुद्ध डीएनए मिले, तो हम क्या करेंगे, उसे प्रोटीन को हम क्या करेंगे, जो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं ना वो उसमें हम डाल देंगे। जब डाइजेस्ट एंजाइम उसमें ऐड करेंगे तो प्रोटीन नष्ट हो जाएगी और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो होता है वो प्रोटीएज है। साथ ही साथ आरएनए को नष्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं राइबोन्यूक्लियेज, और कार्बोहाइड्रेट को नष्ट करने वाले कार्बोहाइड्रेज, लिपिड्स को लाइपेज। तो इसमें केवल हमें डीएनए बचा। अब उस डीएनए को हम क्या करेंगे, प्राप्त करने के लिए इसमें ऐड कर देते हैं हम चिल्ड एथेनॉल। चिल्ड एथेनॉल ऐड करने पर इसके पूरे मिश्रण से जो डीएनए होते हैं ना वो पृथक हो जाते हैं और इस प्रकार डीएनए को हम निकाल लेते हैं। डीएनए जिसे हम देख नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट इसी में प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले होता है कोशिका का विघटन एवं डीएनए को हम अलग करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं हम जैसे बैक्टीरिया में क्या होती है, डीएनए चाहिए, बैक्टीरिया का हमें डीएनए चाहिए, तो हम सबसे पहले उसकी क्या होती है, बाहर में आउटर मेम्ब्रेन होती है ना कोशिका भित्ति, उसको नष्ट करेंगे जिसमें सारे मटेरियल बाहर आ जाएंगे। और बैक्टीरिया से डीएनए में जो कोशिका विघटन होती है उसके लिए, मतलब जो कोशिका भित्ति है नष्ट करने के लिए हम उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होती है वो यूज करते हैं। उनके बाद उनका संश्लेषण किया जाता है। मान लो हम इंसुलिन बनाने वाला डीएनए चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसे लैब में ही संश्लेषण कराएंगे, क्योंकि जो मतलब जरूरी नहीं है कि हम केवल ह्यूमन सेल से ही ले, बार बार हम उसे निकालें। लैब से भी हम क्या करते हैं, डीएनए बना सकते हैं। और इसकी खोज की थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना, साथ ही साथ एस नीरमवर्ग थे और आपकी एक आर हॉलिंग। इन्होंने क्या किया था, लैब में डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण कराया था। इसके लिए उन्होंने उनको नोबेल प्राइज भी दिया था 1968 में। ठीक, नेक्स्ट आती है आपकी अनुपूरक डीएनए का संश्लेषण भी किया जाता है, जैसे कि डाउन स्ट्रीम होती है अनुपूरक। तो मान लेते हैं हमें इंसुलिन चाहिए, तो उसे बनने के लिए तो डीएनए चाहिए और डीएनए नहीं मिला तो देखते हैं कि कौन कौन सी एंजाइम डीएनए कैसे बनाती है। तो एक प्रोसेस आपने प्रोटीन संश्लेषण में पढ़ी थी कि किस तरह से डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन और प्रोटीन से इंसुलिन। तो अगर हमारे पास इंसुलिन बनाने का डीएनए नहीं है तो हम क्या करेंगे, आरएनए, हमारे पास आरएनए है तो हम उस आरएनए से डीएनए को बना सकते हैं और यही कहलाता है अनुपूरक डीएनए। एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, एंजाइम
एंजाइम प्रेजेंट होता है उसमें, डीएनए बनाते हैं, और उसकी खोज की थी एच टेमिन ने। साथ ही साथ उनके डी बैल्टीमोर थे, उन्होंने भी 1970 में शो किया था। यहाँ पर एमआरएनए से डीएनए बनने में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होती है। हमने इससे वाले पहले वीडियो में बताया था ना आपको, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोटाइड्स द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर क्या करते हैं, काटते हैं। जैसे स्टेराई बैक्टीरिया जो होती है ना, इकोराई बैक्टीरिया बोलते हैं, उसमें उसके बैक्टीरिया से प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्राप्त करते हैं, और इसके लिए इसका नाम हम ई से पढ़ा, जो कि 2 लेटर्स होते हैं, इको और कोलाई से आया है, इसलिए इसका नाम इको और आर आई लिखते हैं। इकोराई। ठीक, साथ ही साथ हिम थर्ड भी दिया गया था, इनको दिया गया था डॉक्टर नेथांस एवं स्मिथ में दिया था। तो चलिए ये हो गई आपकी इसी आइसोलेशन की प्रोसेस में एक चीज और बच गई, वो देख लेते हैं। वांछित डीएनए खंडों का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। तो मान लेते हैं डीएनए लेंथ में इस तरह से होती है, तो इसमें हम इंसुलिन बनाने वाला हमको खंड चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे, जो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होता है ना, उनके कई खंडों में क्या करती है, उसे तोड़ देती है। तोड़ने पर हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा वाला कौन सा खंड है, जिससे हमें क्या करनी है, इंसुलिन बनने वाला हमको जीन अलग करने हैं। तो ढेर सारे डीएनए के खंड मिल करके कुछ छोटे छोटे बड़े होते हैं, कुछ छोटे छोटे होते हैं, कुछ बड़े बड़े होते हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं, इसको पहचानने के लिए हम यूज करते हैं एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस होती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस होती है, और एक सेटअप होता है, आप बोल सकते हो एक बॉक्स होती है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक तरफ आपकी माइनस चार्ज होती है, दूसरी तरफ आपकी प्लस चार्ज होती है, कैथोड और एनोड। इनके बीच के सेटअप में एक जेल होता है, हमने जिसे बोला भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसमें एक जेल यूज किया जाता है जिसे हम एग्रोस जेल बोलते हैं, उसका नाम है एग्रोजोल। जो इस सेटअप में क्या करती है, एग्रोस जेल को डालते हैं ना, डालने पर ये डीएनए के खंड, इसमें अगर हम एग्रोस जेल डालते हैं तो जो डीएनए खंड होते हैं इसमें तैरने लगते हैं, आसानी से तैरने लगते हैं, और सभी डीएनए खंडों को हम क्या करते हैं, सेटअप में डाल देते हैं। तो खंडों को डालते ही जो डीएनए के खंड होते हैं वो नेगेटिवली चार्जेस की ओर बढ़े चले जाते हैं। डीएनए का जो आवेश होता है, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, वो उनकी वजह से क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं पॉजिटिव की तरफ। जैसे आपको पता होगा, 2 चार्ज की बात करें ना, क्योंकि जैसे 2 चार्ज सेम होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर प्लस और माइनस रहे तो अट्रैक्ट करेंगे, साथ ही साथ अगर सेम हुए तो क्या रिपल करेंगे। तो इसी तरह से ये एक्रोस जेल, ये क्या होता है ये सोच रहे हो क्या आप, तो ये क्या है, एक समुद्री घास होती है, सीवीड्स होते हैं, वहां से इनको प्राप्त किया जाता है, ये एक प्राकृतिक बहुलक होते हैं। ठीक, इसे हम इलुगेशन, जैसे जल के डीएनए को अलग करना एलिगेशन कहलाता है। तो इसमें इस प्रकार डीएनए को हम क्या करते हैं, डीएनए में एग्रोस जेल डालने पर ये व्यवस्थित क्रम में हमें मिलती है। इस व्यवस्थित क्रम में मिलने के बाद इन डीएनए खंडों को हम क्या करते हैं, एक एल्कलाइन मीडियम में डाल देते हैं, जिससे इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, वो टूट जाता है। जब इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो ये दोनों स्टेट क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और अलग होने पर इसमें जो हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिव प्रोब्स। हम लैब से पहले से तैयार जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, वो डालते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, और रेडियो एक्टिव अपने अपने क्षार के अकॉर्डिंग जुड़ जाते हैं। इससे क्या मिलता है, तो रेडियो एक्टिव का जो फायदा ये है कि चूंकि हम जैसे एक्सरे फिल्म लेते हैं ना, तो यहाँ पर हम रेडियो एक्टिव के मॉलिक्यूल्स का एक्सरे फिल्म बनाते हैं, और इस प्रकार हम रेडियो एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि कौन सा डीएनए खंड हमको चाहिए, जिसमें क्या होती है, इंसुलिन बनाने वाला जीन प्रेजेंट होता है, और इतने के लिए हम रेडियो एक्टिव यूज करते हैं। यह एक वांछित डीएनए खंड प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से क्लोनिंग वेक्टर आती है, कि क्लोनिंग वेक्टर, ये तो आपके इंसुलिन किस तरह से हमें जीन चाहिए वो अलग किया गया है। अब देखते हैं क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर वह डीएनए अणु होते हैं जिसमें डीएनए अणु
जिनको हम किसी भी लिविंग सेल्स होती है ना उसमें से ट्रांसफर कर देते हैं और उस जीवित कोशिका में इनकी जो क्या होती है स्वप्रतिकृति हो सके, मतलब डीएनए रेप्लिकेट करे और डीएनए अणु बना सके। इसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि डीएनए का वह अणु जिस पर हम किसी दूसरे डीएनए को ला करके क्या करें जोड़ सकते हैं, तो क्वालिटी होनी चाहिए डीएनए वाहक में, वेक्टर डीएनए में। इसमें दो का प्रयोग करते हैं, एक जैसे प्लाज्मिड भी रहती है और दूसरी बैक्टीरियोफेज रहती है। ठीक, तो प्लाज्मिड एक गोलाकार डीएनए अणु होता है जो क्या है जीवाणुओं में पाई जाती है, कुछ जीवाणुओं में पाई जाती है। बैक्टीरियोफेज एक विषाणु होता है जो क्या करता है जीवाणु को प्रभावित करता है और इनका प्रयोग बस इसलिए किया जाता है कि हम जो इच्छित डीएनए है उसको किसी भी जो पोषक कोशिका होती है उसमें क्या करें ट्रांसफर कर सके और डीएनए खंड अपने स्वप्रतिकृति बना सके और इच्छित उत्पादक जो हमें चाहिए वो बन सके। जैसे हमें इंसुलिन बनाना है तो इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है जो डीएनए के खंड है उसे हम क्या करेंगे प्लाज्मिड से जोड़ देते हैं। जब प्लाज्मिड एक दूसरे बैक्टीरियोफेज से जाकर के जुड़ता है तो जैसे प्लाज्मिड डिवाइड होगा वैसे वैसे इंसुलिन को बनाने वाला डीएनए खंड भी तो बढ़ता जाएगा। तो प्लाज्मिड में ही क्लोनिंग की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो सुनिएगा। वो वैज्ञानिकों ने क्या किया था, बताया था कि प्लाज्मिड का प्रयोग सर्वप्रथम जो आनुवांशिक पदार्थ के परिचालन में किया जाता है, मतलब किसी भी डीएनए को एक जगह से दूसरे जगह पर या दूसरी कोशिकाओं में ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। और प्लाज्मिड डीएनए की एक छल्लेनुमा संरचना होती है, इस तरह की छल्लेनुमा संरचना होती है। जो जीवाणु होते हैं उनमें मुख्य जीनोम के अतिरिक्त पाए जाते हैं। इनमें जो लैगिक कारक होते हैं, आप बोल सकते हो आप प्रतिजैविकता होती है, या भारी धातुओं के लिए जो प्रतिरोधकता जीन होते हैं उनको प्रदूषक विघटन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीन में होने चाहिए। प्लाज्मिड की क्वालिटी होती है कि इनमें कई प्रकार के जो प्रतिरोध जीन होते हैं, जैसे अगर हम बात करें ई कोलाई से निकले हुए वेक्टर की, प्लाज्मिड की जिसे हम PBR322 जिसे कहते हैं, इसमें कई प्रकार के रेजिस्टेंस जीन्स पाए जाते हैं जो कुछ एंटीबायोटिक होती है उनके लिए प्रतिरोध होते हैं या प्रतिरोधकता को शो करते हैं। जैसे ई कोलाई से निकला हुआ जो प्लाज्मिड होता है वो PBR322 के पास रेजिस्टेंस जीन्स है। यह एक टेट्रासाइजेंट जीन है और दूसरा एम्पीसाइलिन रेजिस्टेंस जीन्स है। अगर इस प्लाज्मिड को हम डाल दें जैसे ट्राइजेस्टिस नामक एक एंटीबायोटिक में, तो टेट्रासाइक्लिक का इस डीएनए पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह उसके प्रति क्या करती है प्रतिरोधकता शो करती है या दर्शाती है। रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंट होता है ये एम्पीआर से एक प्लाज्मिड को हम एम्पिसिन जो एंटीबायोटिक होती है उनमें डाल देते हैं तो भी इनमें कोई क्या होती है किसी प्रकार की इफेक्ट नहीं होती है, किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके पास भी रजिस्टर जीन प्रेजेंट होता है, तो का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हम कोई और डालते हैं एंटीबायोटिक जैसे कि क्लोरेमफेनिकोल तो वो डाले तब इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इसके लिए क्या होती है रजिस्टर्ड जीन नहीं होता है। मान लेते हैं कोई दूसरा प्लाज्मिड है, ठीक, और इनमें हम क्लोरेमफेनिकोल के लिए रेजिस्टेंट है, लेकिन अगर इसमें हम एम्पिसिलिन की जीन नहीं पाई जा रही है और ना तो इसमें टेट्रासाइलेंट जीन पाया जा रहा है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइलेंट दोनों नहीं पाए जा रही हैं, अब हम क्या करेंगे, नहीं पाया जा रहा है तो हम ये दोनों मिश्रण में मिला लेते हैं। तो मिश्रण में मिले हैं तब तक ये अलग करना है, तो दोनों अलग तब होंगी जब हम क्या करेंगे इन दोनों को टेट्रासाइलेंट एंटीबॉडीज में डालते हैं। और हमको चाहिए जो PBR322 होती है ना उस पर मिश्रण में हमें अदर जो रेजिस्ट्रेट होती है उनको भी मिलाते हैं। जब उसमें टेट्रासाइलेंट एंटीबॉडी है तो PBR टेट्रासाइलेंट के लिए रेजिस्टेंट होता है और इस एंटीबायोटिक में PBR33 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दूसरा प्लाज्मिड है वो नष्ट हो जाएगा, जिससे इसमें PBR3
CD22 मिल जाएंगे। मतलब प्रतिरोधकता जीन की वजह से हम प्लाज्मिड को समूह में से अलग कर सकते हैं। इसके लिए 3 विशेषताएं होती हैं इसी में। ये सबसे पहले क्या होती है, ऑरिजिन होती है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसे हम ऑरी बोलते हैं। साथ ही साथ दूसरी सिलेक्टेबल मार्कर होती है और क्लोनिंग साइट पाया जाता है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, प्रतिकृति की उत्पत्ति। मान लेते हैं यह एक प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड जो जीवाणु में पाए जाते हैं, जिसे हमने निकाला है इकोलाई से, इकोलाई बैक्टीरिया से, जीवाणुओं से, तो इस जीवाणु का नाम क्या होगा। तो अभी हमने बताया था इकोलाई से निकाले मतलब प्लाज्मिड को कहते हैं PBr32। और इसमें जो जीन देखा जाता है वो कौन सा जीन पाया जाता है, तो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पे वर्क करते हैं। ये कंप्लीट प्लाज्मिड स्ट्रक्चर है। इस प्लाज्मिड के जो अलग अलग जीन को हम क्या करते हैं, शो करते हैं यहाँ पर। उन जीन पर कौन कौन से इनके जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं ना वो वर्क कर सकते हैं, वो दर्शाया जा रहा है। पर मतलब यहाँ पे सिर्फ उस जीन में से ऐसे जीन को दर्शाया जा रहा है जो कि एंटीबायोटिक के लिए रजिस्ट्रेट है, या फिर डीएनए पर उस स्थान को हम देख रहे हैं, वही कहलाता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कोई भी संवाहक अणु तभी सुटेबल होगा जब उनमें ये 3 प्रकार के जो विशेषताएं हो पाई जाए। तो पहले है आपकी प्रतिकृतियों की उत्पत्ति। तो डीएनए का वह क्षेत्र जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम जहां से इसकी प्रतिकृति शुरू होती है, या यहीं से डीएनए बनेगा, और शुरू करते करते उसे हम कहते हैं प्रतिकृति की उत्पत्ति। तो डीएनए का वह भाग जहां से डीएनए बनना शुरू हुआ वो क्या कहला रहा है, ऑरिजिन। फिर वर्णन योग्य चिन्ह किया जाता है। तो इसमें से कुछ जीन ऐसे होने चाहिए जो कि क्या करते हैं, एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, जिसमें से हमें जैसे मिक्सचर में से पृथक करने में आसानी रहे, जैसे एम्पर और टेट्रा। ये क्या होते हैं, सिलेक्टेबल मार्केबल होते हैं। मतलब अगर हम प्लाज्मिड का मिश्रण ले और उसमें ढेर सारे मिश्रण हो प्लाज्मिड के, तो हम चाह रहे हैं कि केवल PBr32 को ही निकालें, तो हम इसमें जो टेट्रासाइलिन डाल देंगे, तो टेट्रासाइलिन तब इस मिश्रण में से केवल वही प्लाज्मिड क्या करेगा, बचेगा जिसके पास टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंट जीन है। और रेजिस्टेंट जीन क्या करता है, उसे हम टेट्रासाइलिन से बचाता है। तो बाकी सारे जो अणु हो जाएंगे ना वो मर जाएंगे, जिससे टेट्रासाइलिन अणु क्या होंगे, वो नहीं होंगे। और इसमें जो प्लाज्मिड मिल जाएगा यह चिन्हित करता है कि यह प्लाज्मिड को पहचान। इसके बाद आपकी प्रतिबंधन क्लोनिंग साइट आती है। क्लोनिंग साइट में प्रतिबंधन क्लोनिंग स्थल, जैसे प्लाज्मिड पर जहां जैसे वांछित डीएनए और वाहक डीएनए और वांछित डीएनए दोनों कॉम्बिनेशन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं ना, उसी तरह से। तो हम किसी दूसरे अणु को जोड़ करके, जिससे हम वाहक डीएनए कहेंगे, अगर हम कोई वांछित डीएनए खंड है उसे लेकर के जोड़ देंगे तो हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगी। यही आप अभियांत्रिकी जीन में वाहक डीएनए के रूप में जो प्लाज्मिड है उसका प्रयोग किया जा रहा है, और बनने वाले के लिए सफलतापूर्वक यूज किया जाता है यहाँ पे क्लोन मड। इस प्लाज्मिड को अब हमारे पास तो क्लोन मिल गई है, अब हम क्या करेंगे, उस प्लाज्मिड को कैसे निकाले बैक्टीरिया में से। ठीक, किस तरह से निकाले हम बैक्टीरिया में से। तो देखिए सबसे पहले क्या होती है, मान लेते हैं बैक्टीरिया है, हमें इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्लाज्मिड है वो हमारे पास आ जाए, तो हम शुद्ध जो प्लाज्मिड होते हैं आ जाए, क्योंकि हम क्या करेंगे बैक्टीरिया में जो आरएनए भी होगा ना, प्रोटीन भी होगा, प्लाज्मिड भी होगा, तो हम क्या करते हैं उसे शुद्ध प्लाज्मिड मिल जाए, सबसे पहले इस कोशिका को अपमार्जक में डाल देते हैं। अपमार्जक में डालने पर जब हम उसे अपमार्जक में डालते हैं तब उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो नष्ट हो जाती है, और सारे के सारे क्या होते हैं, जो अंदर के मटेरियल होते हैं ना वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन इस मिश्रण में जो सभी प्लाज्मिक डीएनए आरएनए प्रोटीन भी होता है, वो उस मिश्रण में से अणुओं को अलग करेंगे। जब हम जीवाणु के अणु को अपमार्जक से ट्रीट करते हैं ना, तब बचे हुए जो मिश्रण होता है उन्हें हम लाइसेट कहते हैं। लाइसेट की प्रोसेस में लाइसेट में हम डालते हैं जो क्या है कि एसिटिक एसिड होती है ना, वो एक एसिटिक एसिड तो एक एसिड होता है जिसके डीएनए को हम अलग कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोटीन अणु ऐसे भी होते हैं
आरएनए को नष्ट करने के लिए वहां पे यूज किया जाता है, जैसे राइनेज एंजाइम, साथ ही साथ राइबोन्यूक्लिक एंजाइम, जो क्या करते हैं आरएनए को नष्ट करते हैं। अब कुछ प्रोटीन, जैसे हमने बताया था आपको प्रोटीन है तो प्रोटीएज एंजाइम उसे नष्ट करेगा। अब बचा हुआ मिश्रण जो होता है वो प्लाज्मिड, जिसे हम क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूज की प्रोसेस होती है, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है एक अपकेंद्रण, एक ट्यूब में डालते हैं और एक मशीन होती है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, इन ट्यूब को बहुत तेजी से घुमाती है। जब प्लाज्मिड अलग हो जाती हैं तो इस प्लाज्मिड में हम क्या करते हैं उसे डाल देते हैं, सॉरी उस प्लाज्मिड को हम डालते हैं फिनॉल, जो फिनॉल होती है ना जिसे वो पूरी तरह से क्या करती है साफ कर देती है, और पानी में दो स्तर की एक लेयर बना लेती है, एक तो पानी की होती है और दूसरी फिनॉल की होती है। पानी में क्या होती है प्लाज्मिड तैरते हुए दिखते हैं, साथ ही साथ फिनॉल स्तर को क्या करती है अलग कर दी जाती है। पानी के स्तर को हम अल्कोहल में घोल करके जो हमें समुचित डीएनए दिखता है हम उसे क्या करते हैं निकाल लेते हैं, और इस डीएनए का प्रयोग हम आवश्यकता के अनुसार करते हैं। चलिए, इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मेथड में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, थोड़ी सी वो सुन लीजिएगा। जैसे सबसे पहले जो वाहक डीएनए के अणु होते हैं ना वो आकार में छोटे होने चाहिए, साथ ही साथ जैसे वाहक डीएनए अणु का चयन किया जाता है तो उनमें कुछ बातें होती हैं, इसको हम सरलता से क्या करें अलग करके शुद्ध रूप से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे पास वाहक डीएनए होते हैं अणु में वही पैलिंड्रोम अनुक्रम होती है ना, पैलिंड्रोम सीक्वेंस उनमें होनी चाहिए। जैसे हम अगर मलयालम लिखे तो इस तरफ से भी वही आएगा और उल्टा भी वही आएगा, तो उस तरह से वो पैलिंड्रोम सीक्वेंस बेस पे आते हैं। ठीक, एक समान पैलिंड्रोम होने पर वांछित डीएनए क्या होती है विजातीय डीएनए वाहक अणु या जो डीएनए अणु होते हैं उनके साथ क्या होती है जुड़ जाती है। विजातीय अणुओं के बेस में जैसे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु का निर्माण करते हैं उन वाहक डीएनए को हम क्या करते हैं जो पोषक कोशिकाएं होती है हमारे पास उनमें स्थानांतरित कर देते हैं, और वो पोषक अणु कोशिकाओं के अंदर क्या करती है अपनी प्रतिकृति बनाती है और अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम भी होती है। साथ ही साथ वाहक डीएनए अणु के पास वांछित डीएनए खंड को जोड़ करके एक पुनर्योगज डीएनए बनाने की क्षमता होती है, और पुनर्योगज डीएनए को हम क्या करते हैं पोषक कोशिकाओं में स्थानांतरित करके हम उसे जो लाभदायक उत्पादन है वो प्राप्त करते हैं। चलिए क्लोनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखते हैं। क्लोनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए में मान लेते हैं हमारे पास क्या है ह्यूमन के डीएनए है, ठीक, ह्यूमन डीएनए हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे उस जीन को हम निकालते हैं जो इंसुलिन बनाता है, उस जीन को हम क्या करेंगे अलग कर लेंगे, और जो इंसुलिन बनाता है अब हम उसको क्या करेंगे उसमें से जो प्लाज्मिड है उसको क्या करेंगे कट करते हैं, और उसे कट करने के बाद इंसुलिन बनाने वाले जीन को हम प्लाज्मिड से जोड़ देते हैं। अब इस पुनर्योगज डीएनए को हम बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने पर जो पोषक कोशिकाएं होती हैं जब वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होते हैं वो पादप कोशिकाओं में पहुंच जाता है तब हम उसे ग्रो कराते हैं। ग्रो कराने के बाद ग्रो कराने पर अब तक उसमें क्या होती है एक बैक्टीरिया है वृद्धि करेगी, वो क्या करेगी दो बैक्टीरिया में चेंज हो जाएगी, 2 से 4, इस प्रकार कोशिकाओं की संख्या क्या होती है बढ़ती जाती है। पहली कोशिका के पास भी वही डीएनए होगा, जैसे हमारे पास इकोलाई बैक्टीरिया है तो इसके पास जो इंसुलिन बनाने की क्षमता होगी वो तो इसके क्लोन में भी होगी ना, इसी तरह से उनके जनन कोशिकाओं के पास भी वही होंगी। साथ ही साथ जैसे जैसे इनकी पोषक कोशिकाओं में वृद्धि होती है इनसे इंसुलिन का निर्माण भी बढ़ता जाएगा। यही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लोनिंग, मतलब इंसुलिन का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग के लिए यूज करते हैं बायोरिसेप्टर, जिसे हम फॉर्मेटर भी कहते हैं। इन जीवाणु को डाल देते हैं जिससे हमें इनकी जो क्या होती है वृद्धि होती रहती है और बहुत बड़े पैमाने पर होगी, उतने ही हमें उत्पादन की प्राप्ति भी होगी। और इन फॉर्मेटर की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे इनके अंदर एक जो तापमान हो
सकते हैं। जैसे इसका पोटेंशियल, इनकी जो आप बोल सकते हैं रेगुलेट आप खुद कर सकते हैं, जो खनिज लवण है क्या क्या हो वो आप अपने हिसाब से क्या करते हैं इसमें तय कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके बाद जब ये फॉर्मेटर की प्रोसेस कंप्लीट होती है ना, तो उनके बाद यहाँ पे अनुप्रवाह संसाधन होता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है। जैसे हमने जो फॉर्मेटर में क्या किया है, बैक्टीरिया को ग्रो कराया था, तो इसी के अंदर जो उत्पादन बनना है या बनेगा, मान लीजिए कि इसमें क्या बनी है, इंसुलिन बनने वाला जीन डाला गया है, तो क्या बनेगा वहां पे, इंसुलिन बनने लगेगा। तो अभी इस इंसुलिन को हम क्या करेंगे, निकालेंगे, और इंसुलिन के साथ साथ जिसमें क्या है, जीवाणु भी हैं और अन्य चीजें भी हैं, तो उनमें कैसे अलग अलग करें, यही कहलाता है आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अनुप्रवाह संसाधन मतलब अपनी लाभदायक उत्पाद को प्रोसेस करा के शुद्ध रूप से प्राप्त करना डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, अनुप्रवाह संसाधन। ये आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड थी। वेक्टर डीएनए भी कंप्लीट